नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भरोसा। 2-3 दिन मैं देख रही थी कि दोपहर के समय प्रीति और काजल जब दोपहर से कोचिंग लौटती हैं तो एक और लड़की उनके साथ होती है। प्रीति और काजल मेरे घर पर छत पर बने एक रूम और किचन में किराए पर रहती हैं। वह आईएएस की तैयारी करने के लिए गुजरात से यहाँ आई हुई थी। उन्हें यहाँ रहते लगभग 2 साल हो चुके थे। बीच बीच में कभी प्रीति और कभी काजल के माता पिता भी गुजरात से आ जाते थे उनसे मिलने। दोनों लड़कियां बहुत अच्छे से घरों से संबंध रखती थीं और उनके यहाँ रहने से मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई थी। इसलिए जब इस नई लड़की को मैंने उनके साथ आते जाते देखा तो कोई आपत्ति नहीं की। यह लड़की भी उन्हीं के साथ कोचिंग लेती होगी और उनके साथ पढ़ने आती होगी, ऐसा मेरा अनुमान था। एक दिन सुबह मैं बाहर आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी डोर बेल बजी। मैंने गेट खोला तो वह लड़की बाहर खड़ी थी। मैंने मुस्कुराकर प्रश्न भरी नज़रों से उसे देखा। वह भी मुस्कुराई। नमस्ते भाभी, मेरा नाम आरती है। मैं प्रीति और काजल की दोस्त हूँ। हाँ हाँ, मैंने देखा है कई बार तुम्हें उनके साथ। मैंने उनकी बात बीच में ही काटी। वह दरअसल भाभी आज मेरी कोचिंग से जल्दी छुट्टी हो गई थी, पर लगता है प्रीति और काजल अभी तक वहीं हैं। ऊपर ताला बंद पड़ा है तो मैंने सोचा। हाँ हाँ बोलो ना, रुक क्यों गई? भाभी आप बुरा न मानो तो क्या मैं कुछ देर उनका इंतजार कर लूँ या अंदर आकर? हाँ हाँ आओ ना, मैंने गेट पूरा खोलते हुए उसे भीतर आने को कहा। मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया और एसी भी चला दिया। वह एकदम रिलैक्स होकर बैठ गई। हाय भाभी, थैंक यू। बाहर देखो ना कितनी गर्मी है। उसने पर्स में से बेड वाइप टिश्यू निकाल कर मुंह पोंछते हुए कहा। मैं उसके लिए शिकंजी बनाकर ले आई। उसने बिना किसी औपचारिकता के गिलास पकड़ लिया। पहले तो मुझे उसकी बेताल्लुक कुछ अटपटी सी लगी, फिर मैंने सोचा कि आजकल की लड़कियां बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उसे प्यास लगी होगी तभी फट से गिलास पकड़ लिया। आरती थी भी बहुत बिंदास। गेहुआ रंग, मोटी आंखों पर आईलाइनर और मस्करा की परत, माथे पर काली छोटी सी बिंदी, जीन्स और सफेद टॉप पहने वह काफी मॉडर्न और सौम्य लग रही थी। आपका घर तो बहुत सुंदर है भाभी। कौन कौन रहता है यहाँ? उसने पूछा। कोई नहीं, बस मैं और तुम्हारे भैया, और वह भी अक्सर टूर पर ही रहते हैं, महीने में 10 दिन। मैंने जवाब दिया। आपको डर नहीं लगता अकेले? आपके मम्मी पापा और इधर भैया के घर वाले सब कहाँ हैं? अरे मत पूछो, मेरा पीहर तो भोपाल में है और तुम्हारे भैया के मम्मी पापा तो बहुत पहले ही गुजर गए। इन्हें तो इनके भाई भाभी ने पाला, वे अब लंदन में सेटल हैं। यहाँ तो हम ही अकेले रहते हैं। मैंने अपने अकेलेपन के दर्द को छुपाते हुए कुछ हंसकर कहा। फिर बोली, तभी तो ऊपर का कमरा बनवाया कि तुम जैसी लड़कियां घर में रहोगी तो रौनक बनी रहेगी। मैंने मुस्कुराकर कहा। सच बात है भाभी, प्रीति और काजल तो बहुत अच्छी और प्यारी लड़कियां हैं। उनके होने से आपको भी बड़ा अच्छा साथ मिल गया। अच्छा भाभी, मैं जरा प्रीति को फ़ोन करूं, वह कहाँ रह गई आज? कहकर उसने अपना आईफोन पर्स में से निकाला। मैंने देखा कि उसका पर्स भी बड़ा महंगा वाला था, कैल्विन क्लाइन ब्रांड का। बड़े अमीर और अच्छे घर की लगती थी यह लड़की। मैंने मन ही मन सोचा। प्रीति का फ़ोन नहीं मिला। आरती बोली, भाभी अब मैं चलती हूँ। प्रीति तो फ़ोन नहीं उठा रही। वह आए तो उसे बता देना कि मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ। अब कभी ऐसे ग्रुप स्टडी के लिए नहीं आऊँगी उनके पास। कितना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। वह हंसकर बोली। और मैंने भी तो कितना बोर किया आपको। अरे नहीं, मुझे तो तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे भी सारा दिन अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, बल्कि तुम आती रहा करो कभी कभी मिलने। काजल और प्रीति को तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं है, उनसे तो बहुत कम ही हो पाता है मिलना। क्यों नहीं भाभी, मैं फिर आऊँगी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत जमेगी हम दोनों की, आरती ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैंने भी उसका हाथ थामा और उसे प्यार से थपथपा दिया। अब अक्सर आरती मेरे पास आने लगी। हम घंटों बैठकर गप्पे मारते, नई नई डिशेज बनाकर खाते पीते, कभी बाजार से कुछ मंगा लेते। शादी के 3-4 सालों में अकेले रह रहकर मुरझाने सी लगी थी। आरती के आने से मैं फिर से भी जी उठी थी। राहुल मेरे भीतर का उल्लास व उमंग देखकर इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। वे अक्सर मुझे छेड़ते, भाई कभी हमें भी तो मिलवाओ ना उस मोहतरमा से जिन्होंने हमारी बेगम के चेहरे पर फिर से गुलाब खिला दिए हैं।
आप नहीं मिल सकते, सुबह निकल जाते हो और देर शाम से लौटते हो। आरती आती ही दोपहर को है कोचिंग के बाद। आप कभी घर पर रहो तो मिलो ना। बात आई गई हो गई। एक दिन आरती ने मुझे फ़ोन किया, हेलो भाभी, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने मूवी की 2 टिकट बुक करवा ली हैं। 3 बजे का शो है। पहले फूड कोर्ट में लंच करेंगे, फिर मूवी देखने चलेंगे। कॉलेज के ज़माने में अपनी सखियों के संग बहुत मटर गश्ती करती थी मैं। कभी बाज़ारों में शॉपिंग, कभी खाना पीना, घूमना फिरना। अब शादी के बाद जहाँ भी जाना होता है राहुल के साथ ही आती जाती हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि कभी सखियों के संग इस प्रकार मौज मस्ती की जा सकती है। मैंने राहुल को फ़ोन किया और अपना प्रोग्राम बता दिया। उन्हें क्या आपत्ति होगी, वे कोई खड़ूस रिवायती पतियों जैसे थोड़ी ना है। मैं उल्लास से भरी फुर्ती से तैयार होकर आरती की प्रतीक्षा करने लगी। हमने खूब मस्ती की। वह दिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक रहा। आरती बहुत अच्छी कंपनी साबित हो रही थी। हम अक्सर एक साथ घूमने जाने लगे। मैं कभी कभी कहती, आरती तुम पढ़ाई में पीछे रह गई ना हो तो तुम्हारे मम्मी पापा सारा इल्ज़ाम मुझे देंगे कि मैंने उनकी लड़की को बिगाड़ दिया है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस करो भाभी, मैं तो पहले से ही बिगड़ी हुई हूँ। आप क्या बिगाड़ मुझे? मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहती। और यह जो मेरे मम्मी पापा हैं ना, उन्होंने रट लगाई हुई है मुझे IAS बनाने की। तभी तो मैं उनसे जान छुड़ाकर यहाँ भाग आई हूँ। अच्छा मैडम, ऑफिसर नहीं बनना तो क्या इरादा है करने का ज़िंदगी में? शादी सिंपल है, नौकरी वोकरी तो करनी नहीं मुझे, वह अदा से इठलाती हुई बोली। काजल और प्रीति की कोचिंग पूरी हो गई थी। अब वह बाकी की तैयारी घर जाकर ही करने वाली थी। आते रविवार को वे दोनों कमरा खाली कर रही थी। मैंने आरती को कहा कि वह उन दोनों के जाने के बाद PG का अपना रूम खाली करके मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाए। आरती मान गई, पर इस शर्त पर कि वह मुझे पूरा किराया देगी जैसे प्रीति और काजल देती थी मुझे। इस स्वाभिमानी और खुददार लड़की पर गर्व हुआ मुझे। कमरा खाली होते ही आरती अपना सामान लेकर मेरे यहाँ आ गई। वह अधिकतर ऊपर ही रहती। मेरी और अपनी प्राइवेसी का उसने पूरा ख्याल रखा। जब तक राहुल घर होते वह कभी नीचे ना आती। हम सब पहले जैसे दोपहर को ही मिलते थे और घूमने फिरने जाते थे। एक दिन दोपहर को जब वह नीचे मेरे पास आई तो मैं अपने बेडरूम में अपनी अलमारी खोलकर बैठी थी। मेरी मौसी के लड़के की शादी भी तो अपनी भारी वाली साड़ियाँ बिस्तर पर फैलाकर सोच रही थी कि कौन सी साड़ी कब पहनी जाए। 3 फंक्शन थे, ऊपर से मेहंदी और कीर्तन पर पहनने के लिए अलग से कपड़े चाहिए थे। मैचिंग जेवर भी सिलेक्ट करने थे। आरती को दोपहर में उसे अपने बेडरूम में ही ले आई। भाभी, यह क्या बाजार सजा रखा है? अरे शादी है मेरे मौसेरे भाई की, समझ नहीं आ रहा कि शगुन पर कौन सी साड़ी पहनूं और शादी पर कौन सी, फिर कॉकटेल भी तो है। यह तो सारी की सारी एक बार पहनी हुई थी, नहीं लग रही साड़ियाँ। मौका ही नहीं मिला। भोपाल में होते तो नाते रिश्तेदारी में आना जाना होता। यहाँ बेंगलोर में कहाँ पहन कर जाऊँ यह भारी भारी साड़ियाँ? मैं कुछ उदासी से बोली। आरती खोल खोल कर मेरी साड़ियाँ देखने लगी। जामदानी, गढ़चोला, पटोला, कांजीवरम, टेम्पल, एक एक साड़ी कितनी शौक से खरीदी थी मैंने अपनी शादी में। सभी साड़ियाँ तो सुंदर हैं, उसने 3 साड़ियाँ अलग करते हुए कहा। पर देखना यह है ही कि ज्वेलरी कौन सी चलेगी इनके साथ। अरे ज्वेलरी की कमी नहीं है, दिखाओ ना। वह उल्लास से बोली। लॉकर में है पगली, घर में थोड़ी ना रखते हैं। मैंने कहा, ऐसा है, मैं फ़ोटो दिखाती हूँ तुम्हें अपनी ज्वेलरी की। मैंने अपने मोबाइल में से उसे अपनी ज्वेलरी की फ़ोटो दिखानी शुरू की। रानी हार, पोल्का का भारी सेट, गुलबंद, डायमंड सेट, चौकर, ससुराल और मायके से मिले हुए पूरे 10-12 भारी भारी सेट थे मेरे पास। फिर बाजूबंद चूड़ियाँ और कड़े इत्यादि अलग से। शादी कब है? उसने अगले हफ्ते। कब जाओगी बैंक? देखो राहुल को कब टाइम मिलता है आजकल में। ऐसा करना, सारी ज्वेलरी निकाल लाना। हम पहन पहन कर देखेंगे कि कौन सी साड़ी के साथ कौन सा सेट अच्छा लगता है। ठीक है मेरी जान, मैंने हामी भर दी। राहुल की तो शनिवार और रविवार की छुट्टी रहती थी। हम शनिवार को बैंक जाने वाले थे। लॉकर खुलवाने पर राहुल को ऑफिस से फ़ोन आ गया कि कोई ज़रूरी काम है। वे निकल गए। मेरा मूड ऑफ हो गया। बुधवार से फंक्शन शुरू हैं और सोमवार को बैंक बंद होगा। मैं कब अपनी ज्वेलरी निकालूंगी?
कब डिसाइड करेंगे कि क्या कब पहनना है। राहुल के जाने के बाद मैंने आरती को नीचे बुलाया। आरती, मेरे साथ बैंक चलोगी? क्यों भाभी, भैया के साथ जाओ ना, इतना कीमती सामान हम दोनों कैसे हैंडल करेंगे? अरे अपनी गाड़ी में जाएंगे सीधा बैंक, वहाँ से सीधा घर वापस, डर की क्या बात है? मैंने कहा। हम दोनों बैंक गए और मैंने पूरा लॉकर खाली कर दिया और अपना सारा सामान निकाल कर घर ले आई। घर आकर मैंने बड़ी खुशी सारी ज्वेलरी निकाल कर बेड पर सजा दी। आरती कभी एक सेट उठाकर देखती, कभी दूसरा। हम दोनों ने मिलकर सब सेट कर लिया कि कब क्या पहनना है। भाभी, अब यह सब सामान संभाल कर अलमारी में रखो। आप बहुत लापरवाह हो, कोई चीज़ इधर उधर हो गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा मेरी माँ, मैंने कहा और अब कुछ ध्यान से समेट कर अलमारी में रख दिया और ताला लगाकर चाबी अपने ड्रेसिंग टेबल की दराज में रख दी, जहाँ मैं हमेशा रखती थी। हम दोनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। आरती ने फ़ोन पर मेरे लिए पार्लर की बुकिंग भी करा दी। अब हम दोनों मेकअप और लेटेस्ट हेयर स्टाइल की बातों बातों में व्यस्त हो गए। मैं आरती जैसी सहेली पाकर अपने को बड़ा खुशकिस्मत समझ रही थी। मन प्रफुल्लित था कि भाई शादी में सज धज कर अपने जाने की तैयारी पूरी हो गई थी। तभी आरती बोली, भाभी एक बात बताऊं? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? पता है, मेरे मम्मी डैडी ने मेरी शादी के लिए एक लड़का देखा है। अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। अंकल आंटी को आखिर पता चल गया कि उनकी बेटी को पढ़ाई लिखाई से छुटकारा चाहिए। मैंने हंसते हुए उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, भाभी लड़के वाले बहुत रिच हैं, ग्रीन पार्क में उनकी कोठी है। लड़का फैमिली बिजनेस ही संभालता है। फोटो देखी तूने उसकी? नहीं, अभी नहीं। वह बोली, अभी तो किसी ने रिश्ता बताया ही है बस, और उन लोगों से मम्मी पापा की फ़ोन पर बात हुई है। कल भाई आ रहा है मेरा, पहले वह उनसे मिलेगा, उसे ठीक लगेगी बात तो ही मामला आगे बढ़ेगा। कब आ रहा है भाई? कल दोपहर को ही फ्लाइट है, फिर शाम को लड़के वालों के यहाँ जाएगा। अच्छा सुन, कल तू टिफ़िन मत मंगवाना अपने लिए, तुम दोनों मेरे पास ही लंच कर लेना, फिर मेरी गाड़ी ले जाएगा तुम्हारा भाई, समझी? ठीक है भाभी, जो हुक्म। वह नौटंकी करते हुए आगे झुककर सलाम करते हुए बोली। अगले दिन मैंने बढ़िया लंच तैयार किया, पालक पनीर, रायता, गोभी आलू और लच्छा पराठा। राहुल ऑफिस जा चुके थे। मैं सारा काम समेटकर आरती और उसके भाई का इंतज़ार कर रही थी। 1 बजे के करीब आरती और उसका भाई आ गए। मैंने उत्साह से उनका स्वागत किया। भाई, इनसे मिलो, यह है मेरी प्यारी भाभी, मेरी प्यारी दोस्त मोनिका भाभी, और भाभी यह है मेरे भाई रोहित। नमस्ते भाभी, रोहित ने कहा। आओ अंदर आओ। वे दोनों भीतर आ गए। रोहित, पता है पिछले 1.5 महीने में ही तुम्हारी बहन मेरी सबसे प्यारी सहेली बन गई है। यह तो है ही ऐसी, जहाँ जाती है वहीं सबको अपना बना लेती है, रोहित ने प्यार से आरती को देखते हुए कहा। हंसी खुशी के माहौल में हम तीनों ने मिलकर लंच किया। आरती बराबर लंच सर्व करने में, फिर बर्तन और रसोई समेटने में मेरी सहायता करती रही। सब निपटा कर मैं किसी काम से अपने बेडरूम में आई तो अचानक से आरती और रोहित भी पीछे पीछे आ गए। रोहित ने मुझे कसकर पकड़ लिया और धकेल कर कुर्सी पर बिठा दिया। मैं एकदम से अचकचा गई। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? मैंने चिल्ला कर कहा। आरती ने मेरी बात अनसुनी करके अपने हाथ में पकड़ी हुई एक टेप मेरे मुंह पर चिपका दी। रोहित ने मेरे हाथ पैर रस्सी से बांधकर मुझे कुर्सी से बांध दिया। मैं छूटने के लिए बुरी तरह से छटपटाने लगी। पता नहीं यह लोग क्या चाहते थे, यह क्या हो रहा है, सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। आरती मेरी ओर झुककर शैतानी हंसी हंसकर बोली, चुपचाप बैठी रहो, छूट तो सकती नहीं अब तुम, समझी? उसने ड्रेसिंग टेबल में से मेरी अलमारी की चाबी निकाली और मेरी अलमारी खोल ली। दोनों ने मिलकर सारी ज्वेलरी, रुपए, साड़ियाँ और जो भी कीमती सामान उन्हें नजर आया उन्होंने उठाकर अपने साथ लाए हुए बैग में भर लिया। मुझे यूं ही बंधा हुआ छोड़कर वे दोनों पूरी तरह से लूटपाट करके शांति से चुपचाप घर से बाहर निकल गए। मैं बुरी तरह से रो रही थी, तड़प रही थी। मेरे सामने ही वे दोनों मेरा सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। भोली भाली आरती का यह भयानक रूप देखकर मैं सदमे में थी। ऐसी शातिर थी यह लड़की की कुछ समझ न पाई। कैसे अपने जाल में फंसाया था इसने मुझे। मैं बेहोश होने को हो रही थी। उधर दूर पड़ा मेरा फ़ोन बार बार बज रहा था।
मैं छूटने के लिए छटपटा रही थी पर छूट नहीं पा रही थी। पता नहीं 2 घंटे बीते या 3 घंटे। राहुल मुझे आवाज़ लगाते हुए घर में घुसे। बेडरूम में मुझे यूं बंधा देखकर उनके होश उड़ गए। घबरा कर चिल्लाते हुए वे मेरे पास आए। कमरे की अस्त व्यस्त हालत और मेरी खुली हुई अलमारी देखकर वे समझ गए कि यहाँ पर क्या लूटपाट हुई है। मेरे मुंह पर लगी टेप उन्होंने उतारी और मेरी रस्सियाँ खोली। मैं बिलक बिलक कर रोते हुए उनके गले लग गई। यह क्या हुआ? कौन घुसा घर में? यह सब क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा था। राहुल सदमे में थे। डर और दहशत से मेरी हिचकियां बंध रही थीं। मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। वह आरती और उसका भाई, उन दोनों ने मिलकर मुझे यहाँ बांध दिया। सब लूट लिया, मेरा सारा जेवर कपड़े सब ले गए। राहुल, आरती का नाम सुनकर राहुल सदमे में थे। ये सब आरती ने किया? हाँ, उसका भाई भी था मेरे साथ में। मैंने सिसकते हुए कहा, भाई था या कोई गुंडा? ये तो शातिर लुटेरों का काम है। राहुल बौखलाए हुए थे। उन्हें पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई तो इंस्पेक्टर ने मुझसे खोद खोद कर सारी बातें पूछी। वे हैरान थे कि मैंने ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की पर इतना भरोसा कर लिया। वे राहुल को कुछ गुस्से में बोले, मिस्टर राहुल, हम तभी कहते हैं कि कोई भी किराएदार रखो तो पुलिस वेरिफिकेशन के जरूर करवाओ, पर आप लोग सुनते कहाँ हो। शुक्र करो कि ये मैडम बच गई। अभी तो सिर्फ माल ही गया है, जान बच गई। मैं थरथराकर काँप रही थी। केस दर्ज हो गया। पुलिस ने प्रीति और काजल के घर भी फ़ोन किया और उनसे आरती के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उन दोनों को आरती ने गुजरात के अपने जिस घर का पता दिया था वह भी जाली निकला। पुलिस ने कोचिंग सेंटरों में भी पता किया। किसी भी कोचिंग सेंटर में उसका नाम दर्ज नहीं था। पुलिस ने उनकी फ़ोटो गुजरात और बेंगलोर के सभी थानों में भेज दी। मैं पूरी तरह सन्नीपाती की स्थिति में थी। लगभग 1.5-2 करोड़ के जेवर कपड़े लूट कर ले गई थी वो शातिर लड़की। उस सदमे के साथ साथ मैं इस गिलानी से भी मरी जा रही थी कि बिना जाने पहचाने इतनी जल्दी मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। मेरी नादानियों और व्यक्ति को उनका पहचान पाने की इतनी बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ी थी। कुछ ही दिन बीते थे कि एक सुबह एक कुरियर वाले ने आकर मुझे एक बुके दिया और उसके साथ एक कार्ड भी था। मैं हैरान थी कि आज ना तो मेरा जन्मदिन है और ना ही एनिवर्सरी और ना ही घर में कोई उत्सव का माहौल है, तो यह फूल किसने भेजे हैं। उस लड़के से पूछा तो वो बोला, मैडम पता नहीं, हमारे पास तो किसी ने 8-10 दिन पहले बुकिंग कराई थी आपको आज यह फूल और कार्ड देने के लिए। मैंने बुके ले लिया। कार्ड खोलकर देखा तो उसमें एक लेटर भी था। मेरी प्यारी भाभी, मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे आपके साथ यह सब कांड करना पड़ा। हमारी यही काम है, हम ऐसे ही लोगों को लूटते हैं, पर आपके साथ सच में मुझे प्यार हो गया था। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगी। आरती मेरा असली नाम नहीं है, यह तो आप जान ही गई होंगी। हमें ढूंढना मुश्किल है। हम यह देश छोड़कर जा चुके हैं। कहाँ, यह तो मैं नहीं बताऊंगी। आप तीसरी हैं जिन्हें हमने अपने इस ट्रिप में लूटा है। अब कुछ दिन के लिए विश्राम करेंगे, हम फिर आएंगे नए शिकार ढूंढने किसी नए किरदार में। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी पर आंख बंद करके इस तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने घर की हर चीज़ को इस तरह से उसको नहीं सौंपना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।